जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन संविधान का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियां। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान की अनुसूचियां। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां देखेंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ, एक उस समय की बात करेंगे और एक बात करेंगे जो वर्तमान में है। मतलब मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ, या हम ये कह सकते हैं 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो संख्या थी 8 और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो संख्या कितनी है भैया? 12। अब एक एक करके जो है वो सभी अनुसूचियों के बारे में जो है अपन अब पढ़ेंगे। तो बात करेंगे प्रथम अनुसूची। बात करेंगे प्रथम अनुसूची। संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों संघ शासित राज्यों, संघ शासित राज्यों के नाम बा उनका राज्य क्षेत्र, बा उनका राज्य क्षेत्र। हम बात करेंगे कि जो संविधान की प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों व संघ शासित राज्यों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र के बारे में जो दे रखा है वो कहां पे दे रखा है? हमारी प्रथम अनुसूची में दे रखा है। आपको यहां से एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि किसी नए राज्य का गठन होता है तो जो संशोधन करना पड़ता है वो हमें कौन सी अनुसूची में करना पड़ता है? प्रथम अनुसूची में करना पड़ता है। जैसे भारत में पहले 28 राज्य थे, 29वां राज्य तेलंगाना बना। तो तेलंगाना जब नया राज्य बना तो संशोधन कौन सी अनुसूची में किया हमने? प्रथम अनुसूची में। तो जब कभी नए राज्य का गठन होता है तो हमारी प्रथम अनुसूची में क्या होता है भैया? संशोधन होता है। हम बात करेंगे द्वितीय अनुसूची की, कि द्वितीय अनुसूची में क्या है। तो द्वितीय अनुसूची में जो दे रखा है वो वेतन के बारे में बता रखा है। जो वेतन भत्ता पेंशन है उसके बारे में जो है वो द्वितीय अनुसूची में है। किस किस के वेतन भत्ते के बारे में बता रखा है देखेंगे अब हम यहाँ पे। जैसे कि राष्ट्रपति है, जैसे जो है राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन, अन्य न्यायाधीशों का वेतन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रति माह का वेतन कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन, यूपीएससी के चेयरमैन
ये यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके वेतन, जो सब वेतन दे रखे वो कहाँ पे दे रखे हैं, हमारे द्वितीय अनुसूची में दे रखे। जैसे राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपए होता है प्रति माह। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है 4 लाख प्रति माह। जो राज्यपाल का वेतन होता है वो होता है 3,50,000 प्रति माह। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका प्रति माह वेतन होता है 2,80,000। जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो प्रति माह वेतन होता है वो होता है 2,50,000। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका प्रति माह वेतन जो होता है उनका होता है 2,50,000 प्रति माह। जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो प्रति माह वेतन होता है 2,25,000 प्रति माह। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनका प्रति माह वेतन होता है 2,50,000 प्रति माह। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है प्रति माह वेतन कितना हो गया, 2,50,000 प्रति माह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो प्रति माह वेतन होता है वो 2,50,000 प्रति माह। जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनका प्रति माह वेतन जो होता है 2,50,000 प्रति माह। और जो उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उनका जो प्रति माह वेतन होता है 1,10,000 प्रति माह। तो इस प्रकार से जो पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों के जो वेतन है, जो उनके भत्ते हैं, जो उनकी पेंशन है, इसके बारे में जो जिक्र होता है वो कहाँ पर होता है, हमारी द्वितीय अनुसूची में होता है। अब अपन बात करेंगे तृतीय अनुसूची की, कि जो हमारी तीसरी अनुसूची है उस तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तृतीय अनुसूची में होता है शपथ के बारे में दे रखा है। जो हमारे ये पदाधिकारी होते हैं इन पद अधिकारियों की शपथ का प्रारूप कैसा होगा, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कैसा होगा, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कैसा होगा, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, इनकी शपथ का प्रारूप किस प्रकार से होगा, ये शपथ का प्रारूप दे रखा है। वो कहाँ पे दे रखा है, आपकी द्वितीय अनुसूची में दे रखा है। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन दोनों की शपथ का जो प्रारूप होता है, शपथ का जो प्रारूप होता है एक समान होता है। ये ध्यान रखना है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी शपथ का जो प्रारूप होता है भैया वो कैसा होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी अनुसूची के बारे में, कि जो हमारी चौथी अनुसूची है उसमें क्या क्या दे रखा है। जो हमारी चौथी अनुसूची दे रखी है उसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ध्यान से देखना है कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उसको राज्यसभा में सीटों की संख्या उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसको राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं, इसके पास राज्यसभा में 31 सीटें हैं। जैसे कि आपका महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 19 हैं। जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु को जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है वो कितनी भैया, इसकी 18 है। अब बात अपन करेंगे पांचवी अनुसूची के बारे में, कि जो हमारी पांचवी अनुसूची है उस पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान है। तो जो हमारी पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति मतलब हमारी एससी व अनुसूचित जनजाति मतलब हमारी एसटी।
तो जो हमारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है, इनके प्रशासन व नियंत्रण का जो प्रावधान है वो कहां पर है, हमारी 5वीं अनुसूची में है। फिर हम बात करेंगे हम अपनी 6ठी अनुसूची की जो 6वीं हमारी अनुसूची है, जो हमारी 6th अनुसूची, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी 6ठी अनुसूची है, इसमें क्या दे रखा है कि जैसे हमारा असम है, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय के अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण जो है वो कहां पे दे रखा है, हमारी 6th अनुसूची में दे रखा है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें एससी व एसटी के बारे में है, जबकि जो हमारी 6ठी अनुसूची है उसमें केवल एसटी के बारे में है और उसमें एससी के बारे में नहीं है। ये ध्यान रखना। अब एक बार हम समझ लें कि इससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आएगा, फिर इसके बाद में जो बाद में बची हुई हमारी 6 अनुसूचियां उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 12। प्रथम अनुसूची में किसके बारे में दे रखा है, राज्यों व संघ शासित राज्यों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ। 4th अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। और 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ये ध्यान रख लेना। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 5वीं अनुसूची में एससी व एसटी दोनों के बारे में है, जबकि जो हमारी 6ठी अनुसूची है उसमें केवल जो है वो एसटी के बारे में है। क्लियर है। और यहां से वेतन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। राज्यपाल का वेतन 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000। नियंत्रक महालय का परीक्षक का वेतन 2,50,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000। यूपीएससी के चेयरमैन का वेतन 2,50,000। उपराज्यपाल का वेतन 1,10,000। तो कभी कभार इनसे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद जो 6 अनुसूचियां हैं अब उनके बारे में जिक्र करेंगे। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन 7वीं अनुसूची के बारे में। जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची के बारे में जो है अपन अब बात करेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में है। अब केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा क्या है, ध्यान से देखना। जो एकल प्रशासन वाले राज्य होते हैं जैसे कि ब्रिटेन है, तो वहां केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं है। पर जो संघीय राज्य होते हैं वहां पर केंद्र तथा राज्य के मध्य क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे कि अमेरिका है, वहां पर केंद्र तथा राज्य के मध्य क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। परंतु हमने जो संघीय व्यवस्था फॉलो की है वो कनाडा के संविधान की है। तो हमारे यहां राज्य व केंद्र के मध्य क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। मीनिंग इसका क्या है, मीनिंग इसका यह है कि ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार
केवल केंद्र सरकार को है? ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है? ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है? तो सब इनकी अपन जो है अब चर्चा करेंगे। देखो, केंद्र व राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा दिया गया है वो जो है 3 सूचियों के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान से देखना, एक है हमारी संघ सूची, एक हमारी जो है वो संघ सूची है, दूसरी हमारी जो है वो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, और तीसरी हमारी जो है वो राज्य सूची है। यहां से एक बात और देखेंगे कि संघ सूची में कितने विषय थे, तो यहां से देख लेंगे कि मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, मूल रूप से समवर्ती सूची में कितने विषय थे, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, या राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे और वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो ये ध्यान से देखना कि संघ सूची में मूल रूप से जो थे 97 विषय थे, मतलब मूल रूप से जो संविधान लागू हुआ था उसमें संघ सूची में 97 विषय थे जिन पर केंद्र सरकार अर्थात संसद कानून बना सकती थी। परंतु वर्तमान में इसमें जो है वो 100 विषय हैं। जो समवर्ती सूची है इसमें मूल रूप से जो थे वो 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें जो है वो 52 विषय हैं। जो राज्य सूची है इसमें मूल रूप से जो थे वो 66 विषय थे, परंतु भैया वर्तमान में इसमें जो विषय हैं वो कितने हैं, हमारे 61 विषय हैं। अब बात समझ लेना, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। किसको है भैया? केंद्र सरकार को है, अर्थात किसको है? संसद को है। जो हमारी राज्य सूची के विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारी राज्य सरकारों को है। जो राज्य सरकार हैं वो कानून बना सकती हैं, अर्थात जो है विधानमंडलों को है। जो विधानमंडल हैं इस पर वो कानून बना सकते हैं। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को भी है, अर्थात हमारी संसद को भी है। और इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारी जो है राज्य सरकार अर्थात राज्य के विधानमंडलों को भी है। मतलब संघ सूची के विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून केवल जो है वो राज्य सरकारें बनाएंगी, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून जो है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी एक ही विषय पर, अगर कोई एक ही विषय पर मानो कोई शिक्षा का विषय है, क्योंकि जो शिक्षा है वो इस समय समवर्ती सूची में है, एक ही विषय पे हम समझ लें, मान लेते हैं कि शिक्षा, मान लेते हैं कि शिक्षा पर कानून केंद्र सरकार ने भी बना दिया और शिक्षा पे कानून राज्य सरकार ने भी बना दिया, तो जो कानून प्रभावी रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा, राज्य सरकार का प्रभावी यहां पर नहीं रहेगा। अर्थात यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना दें तो जो कानून प्रभावी रहता है वो किसका रहता है? केंद्र सरकार का रहता है, राज्य सरकार का प्रभावी कानून नहीं रहता है। क्लियर है? तो यहां से अच्छे से समझ लेना ये बात। दूसरी बात ये समझना कि जो समवर्ती सूची है एक्चुअल में ये हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये जो है सूची हमने कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी, अर्थात हमारे संविधान में जो अनुसूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो क्या है? प्रेरित है। अब बात करेंगे हम राज्य सूची। मैंने बता दिया था कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को है। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, भारत ना तो संघीय राज्य है, भारत ना तो एकल प्रशासन वाला राज्य है, भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघीय है। अर्थात जब नॉर्मल कंडीशन चल रही है तो केंद्र सरकार अपने विषयों पर कानून बनाती है और जो राज्य सरकार है वो अपने विषयों पर कानून बनाती है। परंतु यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, राष्ट्रपति शासन हो जाए, तो इस स्थिति में जो है हमारी संघ जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो वे कौन कौन से अनुच्छेद है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक अनुच्छेद है हमारा, एक अनुच्छेद जो है वो है 352।
दूसरा जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है हमारा 356, और तीसरा जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है हमारा 249। अब अनुच्छेद 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 352 कहता है कि कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन तीनों ही स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और इन तीनों चीजों की अगर होने की भी संभावना हो तब भी भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा तो संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। अगली बात, अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 कहता है यदि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही हैं तो उस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, और अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित है तो राज्य सूची के विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगली बात क्या है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस स्थिति में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है, और यह कानून जो रहता है वो 1 साल के लिए क्या रहता है? प्रभावी रहता है। अर्थात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर भी संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो क्लियर है? अब अगली बात समझेंगे। अब क्या है? एक अपशिष्ट शक्तियां होती हैं, मतलब अपशिष्ट सूची है, हम बात करेंगे इसके बारे में। एक जो है अपशिष्ट सूची है या अपशिष्ट शक्तियां या अपशिष्ट सूची के बारे में बात करेंगे। अर्थात जो विषय ना तो संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ना राज्य सूची में है। अर्थात जिन विषयों का उल्लेख ना तो संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ना राज्य सूची में है, तो ऐसे विषय जो होते हैं वो कहां आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि अपशिष्ट सूची में कितने विषय होते हैं। तो अपशिष्ट सूची में कितने विषय होते हैं ये कोई निर्धारित नहीं होता है। जैसे कि अब मानो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय इंटरनेट के बारे में कितने लोग जानते थे, या इंटरनेट कितने लोग यूज करते थे? तो वो उस इंटरनेट का जिक्र ना तो संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ना राज्य सूची में है। तो वह विषय कहां जाएगा? वह विषय कहां पे जाएगा? अपशिष्ट सूची में जाएगा। जैसे कि इंटरनेट है, जो इंटरनेट है वो विषय कहां पर आएगा? आपका अपशिष्ट सूची में आएगा। ध्यान रखना, संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का एक अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद का नाम जो है वो 248 है। तो संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, वह विषय अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। और ध्यान से देख लेना, यदि एग्जाम में संसद विकल्प में ना हो तो इसका आंसर केंद्र सरकार भी ठीक है। तो जो इसका आंसर है भैया वो केंद्र सरकार भी क्या है? ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जो विषय संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं वो कहां पर आते हैं? हमारे अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। अगली बात ध्यान रख लेना कि ये संघ सूची के विषय कौन कौन से? तो मैंने कहा कि 100 विषय हैं, पर कुछ मुख्य विषय हैं, जैसे कि युद्ध है, तो यह युद्ध किस सूची का विषय हो जाएगा? संघ सूची का हो जाएगा। जैसे कि रेल है, तो किस सूची का विषय हो जाएगा? वो संघ सूची का हो जाएगा। जैसे कि जनगणना है, तो जनगणना किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय हो जाएगा? वो संघ सूची का विषय हो जाएगा। जैसे नाभिकीय हथियार हैं, तो जो नाभिकीय हथियार हैं, ये जो परमाणु बम वगैरह हैं, ये किस सूची के विषय हैं? ये संघ सूची के विषय हैं। या दूसरे देशों के साथ जो हम संधि करते हैं, वो संधि वगैरह जो है वो किस सूची के विषय हैं? वो सब हमारे जो है संघ सूची के विषय हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची के विषय। तो ध्यान रखना, जो शिक्षा है वो जो है समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे कि वन है,
किस सूची का विषय है वो? समवर्ती सूची का विषय है। जैसे कि हमारे मजदूर संगठन है, जो हमारे मजदूर संगठन है, ये किस सूची के विषय हैं? हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। राज्य सूची के विषय देखें, जैसे कि पंचायतें हैं तो किसके विषय हैं? ये राज्य सूची के विषय हैं। जैसे कि रेल पुलिस है, जो रेल पुलिस है उस पर कानून कौन बनाएगी? आपकी राज्य सूची का विषय है, तो जो है आपकी राज्य सरकारें बनाएंगी। जैसे कि आप मान के देख लीजिए, जो आपकी जनसंख्या नियंत्रण है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, वो जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेता है ये कौन सी सूची का विषय है, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैंने बता दिया पूरा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, कि पूछ लेगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। कितनी सूचियों के अंतर्गत है? 3 सूचियों के अंतर्गत है। कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ सूची में मूल कितने विषय थे? तो 97। वर्तमान में कितने? 100। समवर्ती सूची में कितने थे? 47। अभी कितने हैं? 52। राज्य सूची में कितने थे? 66। अभी कितने हैं इसमें? 61। क्लियर है? फिर आपसे पूछ सकता है कि समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और इस पे कानून जो है वो राज्य सरकार भी बना सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे और राज्य सरकार भी कानून बना दे तो किसका कानून प्रभावी रहेगा? तो केंद्र सरकार का कानून क्या रहेगा? प्रभावित रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अवशिष्ट सूची के विषय होते हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है? संसद को होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत। तो ये किसके बारे में था? हमारी 7वीं अनुसूची के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। अब अपन 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची। अब हम समझें कि 8वीं अनुसूची में क्या है। तो देखो भैया, हमारी जो 8वीं अनुसूची है इसमें संविधान, इसमें जो दे रखा है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं वो कहां पर है? आपकी 8वीं अनुसूची में है। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि मूल रूप से जो हमारी 8वीं अनुसूची थी इसमें कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है वो हमारी कितनी भाषाएं हैं। तो मूल रूप से जो इसमें भाषाएं थी भैया, वो भाषाएं थी आपकी 14 और वर्तमान में जो इसमें भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है भैया? 22। कितनी संख्या है इसमें? 22। अब ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 8 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई। अब वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ेगी इसके बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, एक संविधान में संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ और ये संशोधन हुआ आपके 1967 में। तो इसके द्वारा एक भाषा जोड़ी गई। वो कौन सी भाषा थी? सिंधी। तो सिंधी भाषा को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और 71वें संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ भैया? 1992। और इसके द्वारा जो है वो 3 भाषाएं जो है इसमें जोड़ी गई। एक थी आपकी नेपाली, दूसरी थी आपकी मणिपुरी और तीसरी थी आपकी कोंकणी। तो इसके द्वारा 3 भाषाओं को और 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। इसके बाद जो है भैया आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ और यह संशोधन जो हुआ वो 2003 में हुआ
और इसके द्वारा जो है इसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन कौन सी? एक थी भैया मैथिली, दूसरी थी भैया संथाली, और तीसरी थी बोडो, और चौथी थी भैया डोगरी। तो इसके द्वारा जो है इसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ दी गई। तो ये थी हमारी 8वीं अनुसूची। क्लियर है? तो इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पूछ लेगा आपसे कि मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है इसमें? 22। फिर पूछ लेगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। 71वां कब हुआ? 1992। 92 कब हुआ? 2003। क्लियर है? फिर पूछ लेगा कि सिंधी को कौन से संशोधन से जोड़ा? 21वां। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कौन से संशोधन से जोड़ा? तो आ जाएगा कौन सा हमारा? 71वां। फिर पूछ लेगा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को कौन से संशोधन से जोड़ा? तो कौन सा आ जाएगा? 92वां। तो इस प्रकार से जो है ये कौन सी हमारी 8वीं अनुसूची है। फिर देखते हैं अब आगे क्यों। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा वो 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, और ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान का भी हिस्सा थी। अब हम उन 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें बाद में संविधान में संशोधन करने के बाद में जो है वो जोड़ा गया है। तो एक है वो हमारी 9वीं अनुसूची, एक है हमारी 10वीं अनुसूची, और एक है हमारी 11वीं अनुसूची, और एक है हमारी 12वीं अनुसूची। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। तो जो 9वीं अनुसूची है इसको जो जोड़ा गया वो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और ये संशोधन हुआ 1951 में। 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा वो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1985 में। और जो 11वीं अनुसूची थी इसको जो जोड़ा वो जोड़ा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1992 में। और जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा वो जोड़ा 74वां संविधान संशोधन, और यह जो संशोधन हुआ था यह संशोधन हुआ था 1992 में। तो इस प्रकार से जो है ये 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। 9वीं को जोड़ा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं को जोड़ा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और 11वीं को जोड़ा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं को जोड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या चीज है। तो 9वीं अनुसूची में जो हमारा विषय है वो है भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन। से संबंधित जो प्रावधान है वो कहां पर है? हमारे 9वीं अनुसूची में है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। अब पहले ये हमें पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं। देखो भैया, न्यायिक समीक्षा का मीनिंग क्या होता है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उस कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति जो है वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की होती है। तो उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। इसके बाद क्या हुआ, 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और उसके बाद यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया कि 24 अप्रैल
1973 के बाद अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब बात करेंगे हम 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में जो विषय है वो विषय है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। जो दल बदल विरोधी कानून है उसके बारे में जो प्रावधान है वो हमारी 10वीं अनुसूची में है। ये क्यों जोड़ा गया मैं बता देता हूं। 1970 के दशक में जो है राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगी और इसकी शुरुआत हो गई थी 1967 में। हरियाणा की एक निर्वाचन क्षेत्र है पलवल, तो उसकी एक विधानसभा क्षेत्र थी और वहां से एक विधायक जो है वो चुनाव जीतकर आए थे जिनका नाम था गयालाल। गयालाल ने क्या करा कि एक ही दिन में गयालाल ने 3 पार्टियों को चेंज कर दिया। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस और उसके बाद फिर कांग्रेस। तो मतलब एक दिन में उन्होंने 3 बार पार्टियों को चेंज किया। तो उन्हीं से एक कहावत भी चल चुकी है, आया राम गया राम। तो जो आया राम गया राम कहावत है वो जो गयालाल थे हरियाणा के, उन्हीं के द्वारा जो है वो शुरू हुई थी उस समय। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से जीत के आया है, आप मान के देख लो कि मानो कि कोई पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। अब एक पार्टी से कोई इलेक्शन जीत के आया परंतु उस पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, तो वो क्या करेगा कि दूसरी पार्टी में मंत्री बनने के लिए वो दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाएगा, जबकि वो जीत के आया है किसी दूसरी पार्टी से। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, राजनीतिक जो है अस्थिरता उत्पन्न हो जाती। और ये राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और यह संशोधन था हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसके द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून जो है वो संविधान में लाया गया। अब ये दल बदल विरोधी कानून में क्या प्रावधान है मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रावधान है कि किसी सदन के सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि सदस्य को, जो निर्वाचित सदस्य है, उस निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? इसके लिए 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि यदि किसी पार्टी का कोई सदस्य है और वह निर्वाचित होकर जो है सदन में आया है और उसके बाद वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, तो उसकी सदन की सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या प्रावधान है इसमें? यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, मतलब निर्वाचित होने के बाद, तो उसकी भी सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी का निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी के विपरीत जाकर वोटिंग करता है तो उसकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि वो सदन में अपनी पार्टी के पक्ष में वोट न करके दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट करता है तो उसकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी का कोई निर्वाचित सदस्य है और वह वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखता है तो उसकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी भैया? समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। मैं आपको यहां यह बात बता दूं कि यह सदस्यता समाप्त कौन करेगा। तो देखो आराम से, इसको आराम से समझ लो, सदस्यता समाप्त कैसे होगी। देखो एक जो है भैया लोकसभा है और एक जो है भैया राज्यसभा है, ये संसद में होते हैं, और एक क्या होती है आपकी विधानसभा होती है, और एक जो है भैया आपका विधान परिषद होती है।
अगर वो सदस्य जो है लोकसभा का है और अगर दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त करनी है तो यह अधिकार किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। यदि राज्यसभा में है तो यह अधिकार जो है वो सभापति को है। यदि वो राज्य की विधानसभा का है तो यह अधिकार जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष को है। और यदि वह विधान परिषद का है तो यह अधिकार जो है भैया विधान परिषद के सभापति को है। अर्थात दल बदल कानून के आधार पर यदि लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त करनी है तो यह अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। यदि राज्यसभा के किसी व्यक्ति की जो उसका सदस्य है उसकी सदस्यता दल बदल कानून के आधार पर समाप्त करनी है तो यह अधिकार जो है वो सभापति के पास है। और यदि किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल कानून के आधार पर सदस्यता समाप्त करनी है तो यह अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास है। और यदि विधान परिषद के किसी सदस्य की दल बदल कानून के आधार पर सदस्यता समाप्त करनी है तो यह अधिकार भैया किसके पास है? सभापति के पास है। अगली बात यह है कि जो हमारा ये दल बदल कानून है इससे छूट किस किस को मिली हुई है? तो मैं आपको बता दूं इससे छूट किसे मिली हुई है। किसी सदन का सदस्य यदि वह उस सदन का अध्यक्ष बन जाता है तो वह अपनी पार्टी की सदस्यता को त्याग सकता है, वह इस कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात आप मानो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए, जैसे कि ओम बिरला हैं, वो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब वो बीजेपी पार्टी से हैं। यदि इस समय वो बीजेपी पार्टी की सदस्यता को छोड़ दें उसके बावजूद भी उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कानून के तहत उन्हें क्या मिली हुई है? छूट मिली हुई है। दूसरी बात, यदि कोई राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में यदि सम्मिलित हो जाती है तो उसके सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त नहीं होगी, बशर्ते उस राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य इसका समर्थन करें। यदि 2/3 सदस्य इसका समर्थन करेंगे तो उनकी सदस्यता भी समाप्त भैया नहीं होगी। तो यह जो है आपका क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। अगला है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भैया इसमें जो विषय है वो है पंचायती राज, और इसमें जो है 29 विषय जो है वो दिए गए हैं। इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे ये पूरा टॉपिक ही है जिसको पढ़ाया जाएगा, तभी वहीं पे चर्चा करेंगे। और अगला जो है वो 12वीं अनुसूची है और इसमें जो है नगर पालिका के बारे में है। जो नगर पालिका है नगर पालिका के बारे में है और इसको जो है भैया 18 विषय दिए गए। तो जब पंचायती राज की चर्चा करेंगे तो उसी समय हम चर्चा किसकी करेंगे? नगर पालिका की करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो हमारी जो है 12 की 12 अनुसूचियां जो है कंप्लीट हो गई। अब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो बच जाएगा। तो एक बार छोटा सा इसका रिविजन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ शासित राज्यों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? वेतन। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में क्या है? राज्यसभा। 5 में क्या है? एससी तथा एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। 6 में क्या है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय राज्यों में एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। और 7 में क्या है? केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। और 8 में क्या है? भाषा। 9 में क्या है? भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। और 10 में क्या है? दल बदल कानून। 11 में क्या है? पंचायत। और 12 में क्या है? नगर पालिका। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूल रूप से कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। अभी कितनी है? 12। 9वीं को कौन से संशोधन से जोड़ा? प्रथम संशोधन। 10वीं अनुसूची को कौन से संशोधन से जोड़ा? 52वां संशोधन। 11वीं अनुसूची को कौन से संशोधन से जोड़ा? 73वां संशोधन। 12वीं है अनुसूची, उसे कौन से संशोधन से जोड़ा? 74वां संविधान संशोधन। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी उसमें? 8। अब 14, सॉरी, कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है उसमें? 22। सबसे पहले कौन सी भाषा को जोड़ा?
सिंधी को जोड़ा। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 2,50,000, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2,50,000, यूपीएससी के चेयरमैन का 2,50,000, उपराज्यपाल का 1,10,000। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जो है आपकी अनुसूचियों से आते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।